नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर दिनेश जोतवानी, जो को-मैनेजिंग पार्टनर है जोतवानी एसोसिएट्स के। उनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, लीगल एक्सपीरियंस है इंडिया में। और मिस्टर जोतवानी स्पेशलाइज़ करते हैं लिटिगेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉर्पोरेट लॉ में। विद बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स, IT and law, he brings a unique perspective to legal matters and is committed to social justice through his pro bono work. So आज हम मिस्टर जोतवानी के साथ बात करेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में, और ये क्यों स्मॉल बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आप इसको जो है इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। नमस्कार। ग्रेट। सो चलिए आपका जो है समय ज़ाया ना करके हम लोग शुरू करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारी ऑडियंस ने हमारे साथ शेयर किया था वो मैं आपके सामने पेश करूँगा, और आप अपनी फीडबैक जो है हमारे साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। सो जो पहला क्वेश्चन आ जाता है वो ये है कि ये ट्रेडमार्क होता क्या है? ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता क्या है? और ये एक स्मॉल बिज़नेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जी। देखिए, ट्रेडमार्क बिजनेसेस की पहचान कह सकते हैं उसको। और वो पहचान क्या होती है? किसी भी तरीके से कोई यूनिक वर्ड हो गया, कोई यूनिक साइन हो गया, कोई यूनिक एक तरीके का डिज़ाइन हो गया, कुछ भी अ, आपका नया पहचान जिसे कहते हैं। मैकडॉनल्ड एग्जाम्पल है, एक पहचान है। आपका नाइक, आपका गूगल। गूगल जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग हो। आप अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए आप ट्रेडमार्क करते हैं। और हर बिजनेस, एक छोटी से छोटी शॉप से लेके बड़े बड़े बिजनेसेस, जैसे मैंने एग्जांपल गूगल का दिया, सबको ट्रेडमार्क चाहिए। और ट्रेडमार्क एक नहीं, मल्टीपल चाहिए। और मल्टीपल ही नहीं, आपको जहाँ जहाँ जिस जिस देश में आप काम करते हैं, आपको उन देशों में जाके ट्रेडमार्क कराना चाहिए। तो इट इज़ एन एक्सट्रीमली वाइड जुरिस्डिक्शन। तो ये है इम्पोर्टेंस। तो ये है मतलब ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क विदाउट पहचान जिसे कहते हैं, आप का बिजनेस करना बहुत मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आप देखते हैं ट्रेडमार्क के बड़े सारे डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं कि एक ही तरह का नाम लोग रख लेते हैं। और इससे मार्केट में भी काउंटरफीटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, पायरेसी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लॉ बिहाइंड ट्रेडमार्क। तो आप अपने मार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ट्रेडमार्क कराना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहूँगा इंडिया में ही नहीं, मान लो आपकी सर्विसेज बाहर बिक रही हैं, आपका सॉफ्टवेयर बाहर जा रहा है। स्टार्टअप्स आजकल आप देख रहे हैं, स्टार्टअप्स क्या करते हैं? स्टार्टअप्स ज़रूरी नहीं कि उनका ऑडियंस या उनकी सेल इंडिया में हो रही हो। उनकी कोई ऐप बना दी किसी ने, तो इंडिया में ज़रूरी नहीं इंडिया में यूज़ हो रही हो, तो हो सकता है बाहर यूज़ हो रही हो। जैसे एग्जाम्पल, हालांकि अभी ये स्टार्टअप का एग्जाम्पल नहीं है, जोमेटो बहुत बड़ा हो गया, बट जोमेटो कुछ साल पहले ही स्टार्टअप ही था वो। तो वो जोमेटो जो नाम है, इट्स अ यूनिक नेम, देयर इज नो डिक्शनरी मीनिंग टू इट। एक यूनिक, वी कॉल इट क्वाइंड वर्ड्स। सो दीज आर ऑल क्वाइंड वर्ड्स विच आर गुड ट्रेडमार्क्स। ऑफ कोर्स नॉन क्वाइंड, नॉन डिक्शनरी मीनिंग भी आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं। जैसे जियो है, जियो इज़ अ हिंदी वर्ड, राइट? जियो ट्रेडमार्क है, तो वो भी आप करा सकते हैं, लीगली परमिशबल है कि आप डिक्शनरी मीनिंग को भी आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं। जैसे रिलायंस है, रिलायंस इज एन इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड विच इज़ अ ट्रेडमार्क। इफ़ यू आर यूजिंग इट ओवर एंड ओवर ऑन सर्टेन क्लासेस, तो आप ट्रेडमार्क को आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट माना जाता है, जैसे कोडैक है, इसका कोई मतलब नहीं है, डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। गूगल है, कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। नाइक है, कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। तो बेटर ट्रेडमार्क्स वो रहते हैं जिनका कोई मीनिंग ना हो, उनकी कोई लैंग्वेज ना हो, तो वो हर कंट्री में भी प्रोटेक्ट होना थोड़ा आसान हो जाता है उनके लिए। सो स्टार्टअप्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। स्टार्टअप्स, वाई दे आर कॉल्ड स्टार्टअप्स, इज बिकॉज देयर इज समथिंग यूनिक दैट दे आर डूइंग, राइट? कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में फ़र्क है, उनकी कुछ सर्विसेज में फ़र्क है, कुछ बिजनेस में फ़र्क है, कुछ सॉफ्टवेयर में फ़र्क है, कुछ फीचर में फ़र्क है। प्लीज़ आइडेंटिफाई दैट, मेक दैट एज अ ट्रेडमार्क एंड रजिस्टर दैट ट्रेडमार्क, इज माई एडवाइस टू स्मॉल बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, उन सबको ये करना चाहिए। ग्रेट।
Great. So that was a very good explanation. So we'll move on to the next question. सो यहाँ पे आपने तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि ट्रेडमार्क क्या होता है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे अभी मेन चीज़ आ जाती है कि अगर कोई स्मॉल बिज़नेस ओनर या पहली बार जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो क्या-क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? जैसे ऑलरेडी आपने कहा था कि इंडिया में अगर आपको ट्रेडमार्क करना है तो उसके उसके लिए वो एक प्रोसेस है, फिर अगर आपको अगर आप बाहर भी सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ट्रेडमार्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या-क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इफ समवन इज़ लुकिंग टू अप्लाई फॉर अ ट्रेडमार्क फॉर देयर ओन बिज़नेस और फॉर अ ब्रांड दैट दे हैव क्रिएटेड? जी। कोई अगर अपने आप ट्रेडमार्क करना चाहता है तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट फीस होती है उसकी, डिस्काउंटेड फीस होती है, क्योंकि वो अगर स्मॉल बिजनेस है या स्टार्टअप है तो उनकी फ़ीस अराउंड 4500 है। अगर वो एमएसएमई जिसे कहते हैं उसमें रजिस्टर्ड है तो 4500 है, नहीं तो कंपनीज का 9000 रुपीज़। दिस इज़ गवर्नमेंट फीस, ये तो देनी पड़ेगी। अगर वो खुद भी अप्लाई करें तो वो गवर्नमेंट को जब जब उनकी एप्लीकेशन जब सबमिट करते हैं तब उनको क्रेडिट कार्ड से देनी पड़ेगी। अ, अगर वो खुद सबमिट करते हैं, उनको एक फॉर्म होता है, ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो उनको भरना पड़ेगा। उस फॉर्म को कहते हैं टी एम 48 तो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, जो उनको भरनी पड़ती है। और एक मेन फॉर्म होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, अपनी कंपनी का नाम, अपने क्या गुड्स हैं। ओके, अब आप देखते हैं कि मारुति है, मारुति कार भी है और मारुति ऑयल भी है, राइट। तो इसलिए हो सकता है कि वो गुड्स में वो क्लास अलग हो, तो आपको फिर भी वो दे देंगे। ट्रेडमार्क अथॉरिटी कहेगी कि चलो कोई बात नहीं, देर इज दीज आर वेरी डिफरेंट, मारुति कार भी है और मारुति ऑयल भी है, जो जो एडिबल ऑयल है, मारुति एडिबल जी। ऑयल वो। तो इसलिए आप अपने गुड्स को भी डिस्क्राइब करना पड़ता है कि आप एग्जैक्टली सर्विसेज क्या देते हैं। इससे सॉफ्टवेयर इससे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, कोई डिवाइस है, कोई फार्मास्यूटिकल की कोई चीज़ है, कोई एफएमसीजी की चीज़ है। सो एग्जैक्टली यू हैव टू डिफाइन योर गुड्स। और सारी गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी अवेलेबल हैं ग्लोबली, दे हैव क्लासिफाइड अंडर 45 क्लासेस ग्लोबली। तो आपको उनमें से क्लास में से चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी क्लास में आपके गुड्स एंड सर्विसेज फॉल करते हैं। आप वैसे अटॉर्नी करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो डे इन एंड डे आउट करते हैं। पहली बार आप करेंगे तो थोड़ा आपको ये क्लासेस का नहीं पता लगेगा किस क्लास में डालना है। मान लो आपकी सर्विसेज है मेहंदी लगाना, मेहंदी लगाना बहुत मुश्किल है 45 क्लासेस में, और ये इंटरनेशनल क्लासेस हैं। तो थोड़ा आसान हो जाता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे अपने आप तो आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म करना। और डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए मैंने जैसे कहा, TM48 होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी आपको फाइल करनी होती है। और यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये कब से यूज़ कर रहे हैं ये मार्क, राइट। अगर अगर मैं कहता हूँ कि जोमेटो मेरा मार्क है, तो मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ, और उसका प्रूफ भी दीजिए कि आपने जो zomato.com आपने बुकिंग कराई उसका दीजिए, आप वेबसाइट का दीजिए, आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट अखबार में कराई। सो यू हैव टू गिव द, दिस इज कॉल्ड द प्रूफ ऑफ यूसेज ऑफ द मार्क। अगर आप कोई मार्क को, ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप यूज़ कर रहे हैं उसका सबूत तो दीजिए। सबूत क्या हो सकता है? कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो, कोई आपने डोमेन नेम बुक करा लिया हो, राइट। आपने आपने कोई एडवर्टाइजमेंट की हो कहीं पे, naukri.com पे डाला हो कि मुझे लोग चाहिए वहाँ पे। तो ये सारी की सारी प्रूफ ऑफ यूसेज आपको देना पड़ता है जब आप ये ट्रेडमार्क, और डेट भी देनी पड़ती है। मान लो कि आप 1 साल से यूज़ कर रहे हैं, आप 5 साल से यूज़ कर रहे हैं, तो कब से यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आसानी होती है ट्रेडमार्क मिलने में आपको। तो ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ ऑफ यूसेज, पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर आप अटॉर्नी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप खुद ही एज एन एप्लीकेंट फाइल कर रहे हैं तो वो भी ज़रूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो अवेलेबल है, आप ट्रेडमार्क पे डालिए TMA आप देखेंगे एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आप डाल देंगे तो वो फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। उसमें आप भरिए सारी बातें, और यू कैन फाइल, यू कैन गेट इट। दिस इज, और ऑफ कोर्स आपको क्रेडिट कार्ड से, जो मैंने पहले कहा, गवर्नमेंट फीस देनी पड़ेगी, वो आप दीजिए। और उसके बाद यू विल गेट समथिंग कॉल्ड अ TM नंबर, ट्रेडमार्क नंबर आपको जनरेट हो जाएगा। अब ट्रेडमार्क जब नंबर जनरेट हो जाएगा, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन होती है,
हियरिंग भी हो सकती है, कोर्ट में भी जा सकता है, खैर वो तो अलग ही प्रोसेस है, बट टिल फाइलिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वो आप खुद भी कर सकते हैं। यू डोंट नीड एन लॉयर फॉर दैट, यू डोंट नीड एन अटॉर्नी फॉर दैट। थोड़ा सा आपको क्लासेस के बारे में, मैंने कहा कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज किस में बेच रहे हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये इन शॉर्ट यही प्रोसेस है। ग्रेट, सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन। सो अभी तो एक आइडिया आपका जो आंसर दिया आपने, जिस बहुत ही आसानी से ऐसे आपने समझाया, तो ये तो क्लियर हो गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए, किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं अगर कहीं पे भी अगर दिक्कत होती है, कब से यूटिलाइजेशन किया गया। बहुत बार ये होता है कि हमने चार, फॉर एग्जांपल किसी ने बिजनेस किया, 4 साल से वो बिजनेस कर रहे, पर उनको पता ही नहीं कि ट्रेडमार्क का ऐसा इशू है। बाद में उन्होंने 4 साल बाद जब अप्लाई किया, डेफिनेटली दे कैन यूज़ दैट डॉक्यूमेंटेशन कि मैंने इस नाम पे मैंने बिज़नेस शुरू किया था, मे बी मैंने इस नाम पे या इस ब्रांड के अंडर में मैंने हायर किया था। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, टू कीप इन माइंड व्हेन दे आर अप्लाइंग फॉर अ ट्रेडमार्क, मे बी न्यू फॉर न्यू बिज़नेस और फॉर ओल्ड बिज़नेस। ग्रेट, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये जो क्वेश्चन है, जो ये पहले वाले क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा रिलेटेड है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आइदर आप अटॉर्नी या जो हमारे यूजर्स हैं वो थ्रू अटॉर्नी तो अप्लाई कर ही सकते हैं डेफिनेटली, बट अगर कोई खुद से करना चाहते हैं या मे बी अटॉर्नी के थ्रू ही कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आपने ऑलरेडी बताया था कि गवर्नमेंट में अप्लाई करना पड़ता है, उनकी जो फीस है वो जो है पे करने पड़ते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा एक वॉक थ्रू दे देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होते हैं, ताकि एक आइडिया लग जाए और कितना टाइम लग सकता है एक ट्रेडमार्क को पाने में, अगर विदाउट एनी इशू अगर वो क्लियर हो जाता है या जर्नल में पब्लिश हो जाता है, या अगर वहाँ पे कोई डिस्प्यूट होता है या कोई ऑब्जेक्शन होता है, तो उसमें क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या प्रोसेसेस होते हैं? थोड़ा-सा अगर आप ब्रीफ दे पाएँगे तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। जी। प्रोसेस ऑनलाइन, जैसे मैंने कहा, एप्लीकेंट खुद भी कर सकता है, आपको लॉयर की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो क्लासेस की वो बात अलग है, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे मैंने कहा कि आप ट्रेडमार्क ऑफिस गूगल पे टाइप कीजिए तो ट्रेडमार्क ऑफिस की वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पे आप TMA फॉर्म जो होता है वो आप भरिए, उसमें यूसेज का प्रूफ वगैरह पूछते हैं, वो आप भर के यू कैन सबमिट इट। फिर उसको वो आपको क्रेडिट कार्ड वाली पेमेंट वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी हुई, अगर स्टार्टअप MSME हुई तो उनका थोड़ा गवर्नमेंट ने सस्ता कर रखा है, 4500 रुपीज़ जो गवर्नमेंट की फ़ीस है, वो आपके पे कीजिए। आपका ट्रेडमार्क नंबर आ जाएगा उसके बाद, और ट्रेडमार्क नंबर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना। ऑफ कोर्स आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज में TM लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप पहले से भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पेशली जब आपका ये रसीद जनरेट हो जाएगी, उसमें ट्रेडमार्क नंबर आ जाएगा। यू शुड स्टार्ट राइटिंग TM ऑन योर प्रोडक्ट्स। और फिर आप देखेंगे कि 5-6 महीने के बाद जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है वो आपको इसको हम कहते हैं कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट कहते हैं इसको, वो जनरेट होती है कि आपको पूरा का पूरा वो एग्जामिन करेगा जो ट्रेडमार्क ऑफिस। ट्रेडमार्क ऑफिस में क्या होता है, ट्रेडमार्क ऑफिस में एग्जामिनर्स बैठे होते हैं अलग अलग जगह पे, दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, चेन्नई में। दे आर कॉल्ड ट्रेडमार्क एग्जामिनर्स। तो वो एग्जामिन करते हैं, वो आपको 1 महीने का टाइम देते हैं कि आप इस पर रिप्लाई करो। तो वो ऑब्जेक्शंस दे देंगे कि ये जो मार्क है ये पहले से यूज़ हो रहा है, या ये मार्क पहले से, ये बहुत डिस्क्रिप्टिव मार्क है, इसमें तो इंग्लिश वर्ड्स यूज़ हैं, ये तो डिक्शनरी है। जैसे कोई कोई अपना नाम रख दे, इंस्टीट्यूट ऑफ फैशंस, वो कहेंगे यार ये हो सकता है उस पर ऑब्जेक्शन आ जाए कि ये फैशन इंस्टीट्यूट, it is too descriptive, right? It is not invented word, it is not coined word। तो किसी भी तरीके का उनके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कम से कम 11-12 पैरामीटर्स होते हैं कि ये पहले से साइटेड है। मेन उनका रहता है कि पहले से, उनको साइटेड मार्क कहते हैं कि ये पहले से यूज़ हो रखा है ये तो, राइट। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, IIT, दीज आर ऑल इंग्लिश वर्ड्स, राइट। ऐसे कोई अपना नाम रख दे, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई, these are all called geographical names। So all these are given in an examination report। आजकल जल्दी आ जाती है एग्जामिनेशन रिपोर्ट, आई विल से 6 महीने से 8 महीने तक जनरेट भी हो जाती है। तो आपको 6-8 महीने बेसिकली आपको वेट करनी है जब तक आपकी रिपोर्ट ना आए। लेकिन जब रिपोर्ट आती है उसके विद इन 1 मंथ आपको रिप्लाई करना है।
आप नहीं करोगे तो वो अबेंडन कर देंगे एप्लीकेशन। तो बी केयरफुल, जैसे ही आपको ये रिपोर्ट आती है आप उसका जवाब दे दीजिए, और जवाब में एक्सप्लेन कीजिए कि देखो मैं तो 5 साल से यूज़ ही कर रहा हूँ, मैं 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने यूसेज डाल दीजिए आप, ठीक है। तो आपको बड़े सारे उसके जवाब रिटर्न में देने पड़ेंगे, तो आप ओके, उसको ये अपनी सारी चीज़ें क्या ऑनलाइन ही दी जाती हैं? मतलब कहीं पे फिज़िकली तो हाँ, नहीं जाना पड़ता है? नहीं, 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 फिज़िकली नहीं, आपको ऑनलाइन अपलोड करना होता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, तो आप उसमें अच्छा, अपलोड आप रिप्लाई अपलोड कर दीजिए, ईमेल आ जाएगा, और एक्नॉलेजमेंट भी आ जाएगी आपने। फिर अगर एग्ज़ामिनर जो है कहेगा अरे हाँ, ये तो ठीक है, ये तो क यूज़ कर रहा है, इफ ही इज़ सैटिस्फाइड विद योर रिप्लाई, ही विल गो अहेड एंड अलाउ द ट्रेडमार्क, और फिर उसको कह देगा कि वो आप एक ऑर्डर निकालेगा, इट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस ऑर्डर, और वो आपको पब्लिकेशन के लिए बोल देगा। उसके बाद तो आपका जो मार्क है पब्लिश हो जाएगा, और पब्लिकेशन के बाद देन इट 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 इज़ पब्लिश्ड फॉर 3 मंथ्स। आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता अच्छा, है। यहाँ पे अगर ओके, सोचिए कि कोई रिजेक्शन या क्या? ऑब्जेक्शन होता है, सॉरी टू हाँ, इंटरप्ट यू, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन अगर होता है और यहाँ पे सपोज़ वो 1 महीने के अंदर या जो स्टिपुलेटेड पीरियड है उसके बीच में वो रिप्लाई नहीं देता है। सो अगर वो अबैंडन हो जाता है, सो अगेन द पर्सन हैज़ टू रीअप्लाई, और या उसमें अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता हाँ, है? तो सो व्हाट इज़ नहीं, द नहीं, प्रोसेस? दोबारा अप्लाई करेगा, दोबारा कर फिर से उसको देगा। रीअप्लाई करना पड़ेगा, फिर से फॉर्म भरना करना पड़ेगा? पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट फीस भरनी पड़ेगी उसको दोबारा से, क्या अच्छा, फ़ायदा, है ना? अच्छा, अच्छा। गॉट इट, तो उसको गॉट इट। इमीडिएटली कर देना चाहिए विद इन 1 मंथ रिप्लाई, और सैटिस्फाइड है तो मैंने प्रोसेस बता ही दिया, उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेगा, 3 महीने पब्लिश करेगा, फिर उसके बाद रजिस्टर कर लेगा आपका माल। गॉट इट, लेकिन गॉट इट, अगर गॉट इट। अगर एग्ज़ामिनर नहीं सैटिस्फाई होता, कहता है नहीं, नहीं अभी तो मेरे को नहीं लग रहा आपको अ, आई एम नॉट और आई एम टेलिंग यू, मतलब मोर देन 50% मार्क्स में एग्जामिनर नहीं सेटिस्फाई होता, तो वो एक और प्रोसेस होता है हियरिंग का, तो हियरिंग पे लगा देता है आपका। ओके, अगर हियरिंग पे लगा दिया तो आपको वो डेट दे देगा, इस दिन आ जाओ अगेन। वीडियो पे हो गया आजकल, तो आप वीडियो पे हियरिंग पे अटेंड करके उसको समझा सकते हो कि ये है मार्क, ये है, जैसे कोर्ट हियरिंग होती है, पर ये वीडियो पे हियरिंग होगी, उधर एग्जामिनर बैठेगा और आपको समझाना पड़ेगा कि ये साइटेड मार्क गलत है जी, ये तो दूसरी सर्विसेज के लिए है, मेरी सर्विसेज ये हैं, तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। आप रिटर्न में भी दीजिए, पर वो सेटिस्फाइड नहीं है, देन यू पुट इट फॉर अ हियरिंग। अगर हियरिंग में सेटिस्फाई हो जाता है तो सेम प्रोसेस, एक्सेप्टेंस का वो देगा, आपको ऑर्डर निकालेगा एक्सेप्टेंस का, पब्लिकेशन होगी, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। पर मान लो वो रिजेक्ट कर देता है, राइट, कहते हैं नहीं, 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 हियरिंग के बाद कहते हैं नो, आई एम नॉट स्टिल नॉट सेटिस्फाइड एंड आई एम रिजेक्टिंग योर मार्क, तो रिजेक्ट भी कर सकता है। और काफ़ी मार्क्स रिजेक्ट करते हैं डेली, देन यू कैन अपील, वो उसका एक अपील का अलग प्रोसेस होता है, वो आप आजकल हाई कोर्ट में आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। और मान लो कि आपका एक्सेप्ट कर लिया मार्क, 3 महीने पब्लिकेशन में चला गया, आपको पब्लिश हो गया आपका मार्क, उसके बाद एक और प्रोसीडिंग्स होती है, मान लो किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो अपोजिशन फाइल करेगा, राइट। अच्छा, मान लो कोई थर्ड पार्टी कहता है नहीं, ये तो मेरे से मिलता जुलता मार्क है, हैं? आप मेरा मार्क लैक्मे है और आप उसको लाइक मी कह रहे हो, तो लाइक मी तो मेरे जैसा ही है, लैक्मे वाले कहेंगे, तो लैक्मे कॉस्मेटिक्स वाले अपोजिशन डाल देंगे। और बड़ी बड़ी कंपनीज यही करती हैं, वो अपने वकील को बिठा देती हैं, जो पब्लिकेशन होती है उसको देखो कोई हमारे से मिलता जुलता मार्क तो नहीं है, तो वो उनके वकीलों का बस यही काम है, जो जैसे ही पब्लिकेशन हुई, पब्लिकेशन रजिस्टर आया, तो वो हालांकि एक्सेप्ट कर लिया है एग्जामिनर ने, लेकिन वो फिर भी उसको अपोज करेंगी कि आप अपना मार्क को लाइक में कैसे कह सकते हो, राइट। ये तो है अब जैसे अपनी अ, ये आई थी इसका बकाडी, बकाडी रम है, उनका बिकाडी किसी ने निकाल दी, उन्होंने अपोज कर दिया कि भाई ये, तो वो फिर उस प्रोसीडिंग्स को हम अपोजिशन प्रोसीडिंग्स कहते हैं, कि किसी थर्ड पार्टी ने अपोज कर दिया पब्लिकेशन के टाइम पीरियड में, और फिर उसकी भी जैसे कोर्ट हियरिंग होती है ऐसे ही, पर ये भी वीडियो पे ही होती है और ट्रेडमार्क ऑफिस में ही होती है, तो एग्जामिनर दोनों को बुलाता है, एफिडेविट आप भी फाइल करो, एफिडेविट आप भी फाइल करो, फिर वो
कोर्ट हियरिंग मतलब एक हियरिंग होती है, उसमें अगेन एग्जामिनर एग्जामिन करता है, देखता है कि मिलता जुलता मार्क है कि नहीं है, फोनेटिकली डिफरेंट होना चाहिए, बोलने में डिफरेंट होना चाहिए, विजुअली डिफरेंट होना चाहिए, दिखने में भी डिफरेंट होना चाहिए, एंड इट शुड बी डिफरेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो। तो ये 3 मापदंड एग्जामिनर देखता है, फोनेटिकली, visually, and goods and services, everything should be distinguishable, तब वो जाके मार्क को अलाउ करेगा, चाहे वो शुरू में हो चाहे अपोजिशन प्रोसीडिंग। तो ये 3 क्राइटेरिया देख के आपका मार्क अप्रूव हो जाता है। हालांकि अगर आपका मार्क बहुत ही यूनिक है एंड यू आर कॉन्फिडेंट, स्टार्टअप इज कॉन्फिडेंट, एमएसएमई इज कॉन्फिडेंट कि नहीं ये तो हो जाएगा, कोई अपोज भी नहीं करेगा, किसी और हमने अपने आप सोच के निकाला था मार्क, अब ये जैसे स्विगी आया है, जैप्टो है, ये बड़े यूनिक नेम है, जैप्टो, स्विगी, तो उनका सीधा सीधा मार्क अलग हो जाएगा, बिकॉज इट्स नॉट अ डिक्शनरी मीनिंग, दे डोंट नीड इवन अ लॉयर टू डू इट, वो उनको पता है क्या है, वो अपने, इट्स अ वेरी यूनिक नेम। अब आप कोई कॉमन सा नाम रख दोगे, शर्मा जी की दुकान, तो शर्मा जी तो सारे ही हैं, जयपुरी चप्पल, वो जयपुरी तो सारे ही हैं, वो ऐसे मार्क जो होते हैं फंस जाते हैं। तो स्टार्टअप्स जो है, आप प्लीज़ आप एक तो पहले तो आप अपना नाम यूनिक रखिए, दूसरा अगर नहीं है यूनिक तो लॉयर को दे दीजिए, कम से कम वो बेस्ट एफर्ट्स वो भी कर सकता है, नहीं तो आप कर दीजिए। इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आई वुड एडवाइज व्हाई टू वेस्ट मनी ऑन अ लॉयर। आपका सीधा सीधा हो सकता है पहली हियरिंग में ही निकल जाए, टेक अ चांस, आपको कोई ऑब्जेक्शन भी ना आए और आपका मार्क क्लियर हो जाए, दैट इज़ वॉट, मतलब ये है ब्रॉडली ये प्रोसेस है। ऑफ कोर्स बीच में कोई कोर्ट चला गया, कुछ हो गया तो स्टॉप हो जाता है प्रोसेस, बट ब्रॉडली आई विल से एक अब तो जल्दी हो गया है, 1 साल मैं कर रहा हूँ, इट्स फास्टर दीज डेज। पहले तो बहुत ही टाइम लग जाता था, जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी तो 5-5 साल तक नहीं होता, बैठे रहते थे, आराम से काम होता था, मैनुअली होता था, और अब तो बहुत फास्ट हो गया। मैं कहूँगा 1 साल भी बहुत जल्दी है, हम जब देखते हैं इतने सारे मार्क्स आए हैं, तो द प्रोसेस has become faster. ग्रेट, ग्रेट। सो दैट वाज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने ना सिर्फ प्रोसेस बताया, पूरा एकदम आपका एंड साइकिल, मतलब प्रोडक्ट साइकिल जैसे होता है उसी तरीके से जो ट्रेडमार्क फाइलिंग का जो पूरा साइकिल है वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि अगर दिक्कत होती है तो कैसे दिक्कत हो सकता है, उसका भी जो समाधान है वो भी आपने बता दिया। सो दैट वाज़ अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपने बता दिया है, ऑलरेडी आपने एमएसएमई जो उद्यम जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, दे कैन गो फॉर 4500, एंड इंडिविजुअल कंपनीज अगर हैं तो 9000 रुपीज़ उनको पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटर है, मे बी ओपीसी चला रहा है या मे बी सोल प्रोप्राइटर है, और उसके बाद सिर्फ ट्रेड लाइसेंस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे जो कॉस्ट इन्वॉल्व है अपार्ट फ्रॉम दी अटॉर्नी फीस, वो भी एक अगर आप आइडिया दे पाते हैं कि अटॉर्नी फीस क्या हो सकता है, और कैसे अगर किसी अटॉर्नी के साथ वो एंगेज करते हैं तो उनका क्या आपका, जैसे आपने बताया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी भी देना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा अगर आप समझा पाएंगे सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। जी। देखिए, स्मॉल बिजनेस ओपीसीज हैं, एलएलपीज हैं, इनका एलएलपी का खैर ज़्यादा है, अगर प्रोप्राइटरशिप है, इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन बींग्स जिसे कहते हैं, ह्यूमन बींग अगर एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो उनकी फ़ीस सेम ही है, 4500 रुपीज़। एमएसएमई में भी वही रहेगी, और गवर्नमेंट ने डिस्काउंट दिया है अगर इफ़ यू रजिस्टर्ड इन एमएसएमई। इनफैक्ट देर इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट, एमएसएमई ने एक वो प्रोसेस भी किया, आपकी रीइम्बर्स हो जाएगी फीस। उस प्रोसेस में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो अलग ही है, इट्स अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेंट्स टू गेट देयर ट्रेडमार्क डन। उसके लिए एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा, बट गवर्नमेंट बहुत इनकरेज कर रही है एमएसएमईज को कि आप ट्रेडमार्क फाइल कीजिए। आप इंडिया में ही नहीं, अगर आप बाहर फाइल करते हैं, मान लीजिए आपकी कोई ऐप है, वो ऐप इंडिया में तो यूज़ हो ही रही है, दुबई में भी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है, तो यू शुड प्रोटेक्ट योर मार्क इन दोज कंट्रीज ऑल्सो। और वहाँ पे एक्सपोनेंशियली हाई हो जाती है फीस, क्योंकि यहाँ वहाँ पे आपको फॉरेन अटॉर्नीज करने पड़ेंगे, जो वहाँ के लोग हैं करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम है, विच रीइम्बर्सेस एमएसएमईज फॉर देयर फीस, जो 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 वो अटॉर्नी को फीस देते हैं और जो गवर्नमेंट फीस होती है।
बट ब्रॉडली स्पीकिंग जो गवर्नमेंट की फीस मैंने आपको बताई थी 4500 रुपीज़ है, दैट कैन बी रीइंबर्स लेटर ऑन. जो लॉयर है, लॉयर कैन चार्ज एनीथिंग बिटवीन 5,000 to 12,000, some charge 15,000 also depending on their experience. We call it per mark per class. Okay, so अगर किसी के 4 मार्क्स हैं तो वो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पर क्लास मान लो कि सर्विस जो है, मान लो आप आपके कोई गुड्स आपकी कोई ऐप है, ऑफ कोर्स वो तो सॉफ्टवेयर सर्विस में जाएगी, पर वो मान लो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं स्कूल के लिए, वो क्लास अलग है, तो उसको 2 क्लासेस में प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. उसको स्टेशनरी 3 क्लासेस में भी हो सकता है प्रोटेक्ट करना पड़े. तो पर क्लास पर मार्क तो सस्ता है, आपको लगेगा 5,000 में हो जाएगा, 10,000 में हो जाएगा. बट इफ़ यू एक्चुअली वांट टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस, जैसे बड़ी कंपनियां करती हैं, मैकडोनल्ड एंड ऑल द फेमस मार्क्स दे प्रोटेक्ट इन ऑल 45 क्लासेस. जितनी भी क्लासेस हैं, तो आप जितने भी मार्क फाइल कर रहे हैं आप इंटू 45 कर दीजिए, पर क्लास पर मार्क. ओके, एंड दे हैव थाउजेंड्स ऑफ मार्क. ओके, मैकडोनल्ड का आपका वो तो है ही आपका. बर्गर, उनके जो जो डिशेस होती हैं, बिग बॉय बर्गर, आई डोंट नो, जो उनके बर्गर के नाम होते हैं, बिग बॉय बर्गर और बिग मैक बर्गर, वो नाम भी प्रोटेक्ट करते हैं. सो दे हैव थाउजेंड्स ऑफ नेम्स, नॉट ओनली मैकडोनल्ड, बट देयर डिशेस आल्सो गेट प्रोटेक्टेड. जैसे कि कोई कल को बिग मैक नाम ना रख ले, राइट. उनका जो भी उनके वो हैं आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, all the food items get protected into 45. So maybe it looks very cheap, 5,000 ही है, but at the end of the day, because the volume business, तो मैकडोनल्ड को अपने सारे मार्क्स को सारी क्लासेस में, और सबसे बड़ी बात है सारी कंट्रीज में कराना पड़ेगा, राइट. इंडिया में ही नहीं कराना, उनको यूएस में भी कराना है, जापान में भी कराना है. तो 140 150, और इंडिया में तो सस्ता है, बेचारे अटॉर्नी 5,000 10,000 में कर देते हैं, बाहर नहीं करते, वहाँ $5,000 लेते हैं फिर वो. तो बहुत मतलब इफ़ यू आर गोइंग इंटरनेशनल, दिस इज़ अ बिग बिजनेस. ट्रेडमार्क इज़ अ बिग बिजनेस ऑफ कोर्स, बट यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल. यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल. आपकी टाइमलाइंस होती हैं, यू हैव टू रिन्यू इट. वो प्रोसेस अलग ही है जिसको करना है, कई बार अपोजिशन आ जाती है. So trademark itself is a big practice area for lawyers, but for MSME, I would say start at least protecting in one country. आप स्टार्ट कर दो, आप अपने आप कर सकते हो. आपका अगर फेमस हो जाता है, कोई ऐप आपका फेमस हो जाता है, कोई सर्विस आपकी फेमस हो जाती है, तो आप उसको फिर दूसरी कंट्री में आप कर सकते हो. बट एटलीस्ट स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर मार्क, जो आप अपने आप भी कर सकते हैं. तो मैं अभी फीस के बारे में to answer you in one sentence, it's very difficult to give you the fees at this point of time. But हाँ, averagely for startups you can start on your own. गवर्नमेंट फीस दीजिए, आप अपने आप कीजिए. अगर आप फंस जाते हैं, किसी कंट्री में फंस जाते हैं, तब आप लॉयर करके देखिए, वॉट एवर सूट्स यू बेस्ट फॉर योर मार्क, कितना एलिजिबल है आपका मार्क फॉर प्रोटेक्शन. Got it. Got it. So that was a great explanation. So now we are going to move to the next question. तो यहाँ पे ट्रेडमार्क चलिए हमने अप्लाई कर दिया थ्रू, मतलब स्टार्टअप्स अगर खुद करना चाहते हैं डेफिनेटली वो खुद भी कर सकते हैं, या किसी अटॉर्नी के थ्रू करना चाहते हैं, स्पेशली इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम योर होम कंट्री आपको करना चाहिए. जैसे आप अगर इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंडिया से शुरू कर सकते हैं. पर यहाँ पे अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया, उसका रजिस्ट्रेशन भी हमारा आ चुका है 1 साल बाद. सो उस जगह पे उसका जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसका आपका टेन्योर कितना होता है, वैलिडिटी कितना होता है, और उसको अगर हमें रिन्यू करना पड़े, सो उसका अगर थोड़ा-सा अगर आप ब्रीफ दे पाएँ? जी. आप जैसे देखा होगा आपने, पेटेंट है 20 साल के लिए, जी. कॉपीराइट है 60 इयर्स एंड लाइफ ऑफ द ऑथर रहता है. ट्रेडमार्क इज फॉर एवर. ओके, पर आपको हर 10 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता है. अब आप जैसे पुराने पुराने ट्रेडमार्क देखिए, कोक कितने साल हो गए, 200 250 साल हो गए कंपनी को. वो कैसे, इट इज़ फॉर एवर. जब तो 10 साल के बाद अपनी फीस देंगे,
इंडिया में 10 साल के लिए वैलिड होता है एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो होता है 10 साल के लिए वैलिड होता है, बट अगर आप भूल गए तो वो फिर अबेंडेंट हो जाता है। तो यू हैव टू रिमेंबर। और मान लीजिए आप जैसे कोक जैसी कोई कंपनी है, पेप्सी जैसी कंपनी है, वो तो हर कंट्री में अलग है, कोई 10 साल कहता है, कोई 12 साल कहता है, कोई 15 साल, तो उनको सारा डेटाबेस पे रिमाइंडर वगैरह डालने पड़ते हैं हर कंट्री में। हर कंट्री का अलग लॉ है। इंडिया में आपको 10 साल बाद फिर से फीस देनी पड़ती है, और वो फीस इंडिया में 9,000 रुपीज़ है, जो गवर्नमेंट लेती है एवरी 10 ईयर्स, सो दैट योर मार्क कॉन्टिन्यूस, इट इज़ रिन्यूड। एक फॉर्म होता है इंडिया में, TM, उसको कहते हैं TMR। ओके, तो वो फॉर्म आपको हर 10वें साल भरना पड़ता है, ताकि आपका जो मार्क है वो कंटिन्यू रहे। तो ट्रेडमार्क्स का अच्छा है कि इट कैन बी, जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक आप उसको रिन्यू करते रहिए। जब आपका बिजनेस बंद हो गया तो ऑफ कोर्स आप रिन्यूअल फीस नहीं देते उस 10 साल में, तो वो अबेंडन या पब्लिक डोमेन में आ जाता है। तो ये है इसका लॉ। मतलब इट्स वेरी सिंपल, बट सम कंपनीज आर ओनली डूइंग दिस रिन्यूअल बिजनेस। मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी पब्लिसिटी हो जाएगी, लेकिन उनका काम यही है कि वो इंडिया में ही नहीं 140 कंट्रीज में बड़ी बड़ी कंपनी का रिन्यूअल याद दिलाते हैं, और देना भी पड़ता है फिर, मतलब क्लाइंट को याद दिला के देते हैं। क्योंकि एक बारी कोक जैसी या पेप्सी जैसी कंपनीज का वो रिन्यू नहीं कराएं, और रिन्यू नहीं कराएंगे तो कोई और भी रख लेगा पेप्सी। चाइना जैसी कंट्री में तो कोई अपना नाम भी, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, बट कोई अपना पेप्सी नाम रख ले तो क्या करेंगे, फिर उसको हटाना मुश्किल है। सो बेसिकली रिन्यूअल जो ट्रेडमार्क का, इट्स अ वेरी वेरी important part of an organization if it is doing business। बिजनेस नहीं कर रही तो बात अलग है, फिर तो वो रिन्यूअल फीस नहीं देगी इंडिया में, एंड इट्स अ Correct. ग्लोबल बिजनेस। Got it. Got it. सो ग्रेट, सो वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी जैसे ऑलरेडी आपने आपने ऑलरेडी बात कर लिया था, बट अगेन कमिंग बैक टू लाइक थोड़ा स्पेसिफिक यहाँ पे हम जो ब्रांड्स हैं, जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि जो सॉफ्टवेयर बिजनेसेस कर रहे हैं या मे बी एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं इनसाइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया एज वेल। तो यहाँ पे अगर अपना ट्रेडमार्क जो है इंटरनेशनली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो क्या ऑप्शंस है उनके पास? क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी आपने बताया कि गवर्नमेंट इनकरेज करती है और वो रजिस्टर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, इसका जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। बट अगर बाहर देश में अगर हम देखें, अगर कंट्री स्पेसिफिक अगर हम पकड़ें यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और मिडल ईस्ट, तो वहाँ पे किस तरीके से ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं? और समवन सिटिंग हियर डूइंग स्टार्टिंग अ बिजनेस इन इंडिया और मे बी स्टार्टेड अ कंपनी इन इंडिया, तो वहाँ पे वो किस तरीके से वो अप्लाई कर सकता है? सो व्हाट इज द प्रोसेस, थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ तो। अगर आपका, मैं तो कहूँगा इंटरनेशनली आप जाइए। अगर आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं आप इंटरनेशनली बेच रहे हैं, आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो एकदम कॉपी हो जाएगा, कोई भी कॉपी कर लेगा आपका नाम, आप क्या करोगे फिर? और वो कॉपी नहीं करेगा, वो आपको स्यू कर देगा। यू कैन नॉट डू बिजनेस इन यूएसए। मान लो कि आप, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आपने एक ऐप बनाई, वो चल गई, यूएसए में भी चल गई, ऑस्ट्रेलिया में भी चल गई है। उसका मान लो जोड़ी नंबर वन, कोई कोई डेटिंग साइट है, जोड़ी नंबर वन, आपने नाम रख दिया, वो यूएसए में रजिस्टर करा लिया किसी ने नाम जोड़ी नंबर वन, वो आपको ही रोक देगा वहां पे। ही विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू, यू डोंट यूज दिस नंबर नेम। So it's very essential, especially for startups, to take care of their trademarks or internationally. Agar if your services are being used in any country, go and protect your mark, क्योंकि नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही केस हो जाएगा। आप नहीं भी गए कोई बात नहीं, चलता है, जो काफ़ी लोगों का एटीट्यूड रहता है, चलता है जी, देखेंगे, आपके ऊपर ही केस हो जाएगा, आप वहाँ पे बिजनेस नहीं कर पाओगे। पता लगा आप ये वाला जो ट्रेड नेम है जोड़ी नंबर वन इंडिया में यूज़ कर रहे हो, यूएसए में नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने स्टे ले लिया आपके अगेंस्ट, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरनेशनली फाइल करें। हाँ, बहुत महंगा हो जाता है। गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, जैसे मैंने बताया आपको, गवर्नमेंट 1 लाख रुपए भी देती है पर मार्क, पर मार्क पर क्लास। 1 लाख, या जो आपने अटॉर्नी को बाहर फीस दी है, रीइम्बर्स करती है। आप देखिए, गो एंड सी द एमएसएमई साइट, पर वो तब करती है गवर्नमेंट जब आपका मार्क रजिस्टर हो जाता है। आपको इनिशियली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। विद इन 1 ईयर ऑफ योर रजिस्ट्रेशन द गवर्नमेंट विल रीइम्बर्स यू द मनी। बट इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, स्पेशली फॉर एमएसएमई। पहले तो मैं उनको एडवाइस करूंगा एमएसएमई में जाके रजिस्टर हो जाए, स्मॉल बिजनेसेस को,
क्योंकि आपकी सारी फीस आपको वापस मिल जाएगी, इंडिया में ही नहीं बाहर भी मिल जाएगी आपको। Then I will advise you, if your business is international, please go and register yourself go and file an application under Madrid Protocol. Madrid Protocol एक international convention है between countries. I think around 130 or 135 countries are part of this Madrid Protocol. तो आप इंडिया में ही फाइल करेंगे और इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस आपको अलग मैड्रिड प्रोटोकॉल कंट्रीज जिनेवा से मैड्रिड से आपको बाकी कंट्रीज में अपने आप एप्लीकेशन भेज देगा और आपकी फीस भी उस मामले में कम होगी। हाँ, अगर ऑब्जेक्शन आता है तो आपको वहाँ का अटॉर्नी, मान लो कि जर्मनी से कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, कोई यूएसए से आ जाता है, कनाडा से आ जाता है, तब आपको अटॉर्नी वहाँ करना पड़ेगा। नहीं तो आपका जो प्रोसेस है विदाउट अटॉर्नी भी, अगर मैड्रिड प्रोटोकॉल की रिपोर्ट ठीक आ जाती है तो ये पूरा कन्वेंशन का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका मार्क यूनिक है, कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं, तो आपका इतनी सारी कंट्रीज़ में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। ऑफ कोर्स आपको गवर्नमेंट फीस वहाँ की लोकल जो भी होगी वो देनी पड़ेगी, बट जो मेजर कॉस्ट होती है अटॉर्नी कॉस्ट होती है, वकील की फीस होती है, वो आपकी बच जाएगी। So I will advise them first to get registered under MSME, then second file under Madrid Protocol। अगर आपकी बाहर सर्विसेज हो रही हैं या गुड्स जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो प्लीज़ गो एंड फाइल योर एप्लीकेशन अंडर मैड्रिड प्रोटोकॉल इंस्टेड ऑफ योर लोकल एप्लीकेशन। सो that's an advice, but मेन एडवाइस इज डोंट टेक इट लाइटली। अगर बाहर आप का गुड्स सर्विसेज जा रही हैं तो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर मार्क, बिकॉज आपका एक दिन में ही बिजनेस रुक जाएगा वहाँ पे, आप क्या करेंगे, राइट? आपको अभी तो लग रहा है चलो चल रहा है बहुत अच्छा, वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, एक दिन में ही बंद हो जाएगा किसी ने केस कर दिया तो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। मैड्रिड प्रोटोकॉल में आप फाइल करेंगे, वी फाइल लॉट ऑफ मैड्रिड प्रोटोकॉल एप्लीकेशन, जो कि इंटरनेशनली बहुत आसान है एंड पीपल गेट रीइंबर्स्ड। आपका मान लो मार्क अच्छा मार्क है, वो गवर्नमेंट एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट 1 लाख रुपए दे देगी आपको पर मार्क, पर क्लास, पर कंट्री। ओके, आप मतलब जितनी भी कंट्रीज में कर रहे हैं, यू विल गेट रीइंबर्स्ड। So very good initiative by government of India, but yeah, go ahead, encourage small businesses to file under Madrid protocol। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है मैड्रिड प्रोटोकॉल, मे बी यू विल नीड अ लॉयर टू फाइल इट, बट इट्स वर्थ हायरिंग अ लॉयर। नहीं तो आपको खुद सारा पढ़ना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कैसे फाइल होगी, क्लासेस क्या होती हैं, किस हर कंट्री का अलग रूल है। अब lawyers are already trained in this area, so maybe it's easier to engage a lawyer in that case। ग्रेट। सो दैट वाज समथिंग व्हिच इज़ आई ओपनिंग, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि एक बार इंडिया में ट्रेडमार्क मिल गया एंड वी आर हैप्पी, गुड टू गो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कंसिडर करना चाहिए। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिटेल्स में बात कर लिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में, किस तरीके से करना है, क्या करना है। पर यहाँ पे थोड़ा-सा अगर आप इस पे हाइलाइट कर सकते हैं कि चलिए ट्रेडमार्क इज़ अगर हम कहें बिज़नेस का कोई कोर एस्पेक्ट तो कंसिडर नहीं करते हैं। जब कोई बिज़नेस शुरू करता है, कोई ये सोच के शुरू नहीं करता है कि मुझे ट्रेडमार्क करना है। दे डेफिनेटली लुक फॉर कि मुझे सेल करना है, मार्केटिंग करना है। पर यहाँ पे अगर कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करता है तो लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट्स क्या-क्या हो सकते हैं? किस तरीके से ये एक बिज़नेस को हेल्प कर सकता है टू एक्सपैंड देयर बिज़नेस एंड टू रीच मोर एंड मोर कस्टमर्स, स्पेशली इन इंडिया एंड ग्लोबली? See, आप इतना पैसा खर्च करते हो, फर्स्ट बेनिफिट ऑफ अ ट्रेडमार्क इज यू आर इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस। ओके, आप अखबार में निकाल रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप मीडिया में जाके अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। ऑल दिस यू आर डूइंग टू प्रमोट योर मार्क। ओके, अगर आप उसको प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे तो कोई और ले जाएगा, आपका रिश्तेदार ही ले जाएगा। ओके, मान लो आपने कोई अपने नाम से ही शुरू किया, आपका रिश्तेदार ही वो उसी नाम से काम करने लगेगा। सो आई थिंक इट इज़ द कोर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस, आप somebody will stop you from doing business। ओके, आप ही के ऊपर केस हो जाएगा कि आप मार्क कैसे इस्तेमाल कर हाँ, आप ही के ऊपर उल्टा केस हो जाएगा कि आप जो है उनका मार्क इन्फ्रिंज कर रहे हैं, राइट? सो वन ऑफ कोर्स इज यू आर प्रमोटिंग अ ब्रांड, प्रोटेक्ट इट, यू आर इन्वेस्टिंग, आप एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं।
सेकंड इज ऑफ कोर्स आप कोई इश्यू ना कर दें, एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स इट यूजर्स के माइंड में ना एक यूनिक सर्विसेज या यूनिक गुड्स उनके माइंड में आ जाते हैं. ओके, so we associate Jio with a good quality of networks. We associate McDonald with some fast food, जो कि बच्चों को we associate KFC with chicken, which children like. So there is in the mind of the consumer, your mark is something extremely important कि उनके mind में रहे. And especially as I said, if they are unique coined words जो market में आ जाते हैं, वो ज़्यादा दिमाग में. गूगल है, गूगल लोगों के दिमाग में क्यों है? इट्स अ यूनिक वर्ड, राइट? अगर मान लो वो प्रोटेक्ट ना करें तो हर वेबसाइट का नाम कुछ गूगल होना शुरू हो जाए. नॉट ओनली दे प्रोटेक्ट देयर मार्क, दे ऑल्सो इन्फोर्स देयर मार्क. कल को कोई और गूगल नाम ना रख ले, राइट? गूगल स्टार्टअप ना कर दे कोई शुरू. सो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बिकॉज आपकी सारी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट हो जाती है, आपका डोमेन नेम प्रोटेक्ट हो जाता है, आपका सोशल मीडिया प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है. कल को मैं फेसबुक को कहूँ कि भाई ये मेरा मार्क है, ये देखो ये डिफेम कर रहा है मुझे, उस सबसे पहले फेसबुक ये क्वेश्चन पूछता है कि शो द प्रूफ दैट इट इज़ रजिस्टर्ड इन योर नेम. सोशल मीडिया प्रोटेक्शन जो आपको कहते हैं वो मिल जाती है. सो स्मॉल बिजनेसेस के लिए, खासकर जो एक्सपेंशन का प्लान रखते हैं, उनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने मार्क को प्रोटेक्ट करके रखें और इन्वेस्ट किया. जो इन्वेस्टमेंट, पास्ट इन्वेस्टमेंट आपके, कईयों के तो बहुत पुराने बिजनेस होते हैं, ख़ानदानी बिजनेस होते हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने, अब जैसे वो करीम रेस्टोरेंट्स हैं, कब से चलते आ रहे हैं 1800 से, उनका ख़ानदानी बिजनेस है. अब वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हर नुक्कड़ पे आजकल देख रहे हैं आप करीम आ गया है, राइट? इतनी जगह पे करीम बोर्ड देखते हैं, आपको समझ नहीं आता ये वही लाल किला वाला करीम है कि ये कौन सा वाला करीम है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट वर्जन है, वही समझ नहीं आता. बेसिकली लेगेसी जो है आपकी मेंटेन, अगर आपने लेगेसी करनी है अपने बिजनेस की, तो इट इज़ वेरी एसेंशियल. आई मीन आई कांट टेल यू सो मेनी एडवांटेज ऑफ प्रोटेक्टिंग योर मार्क इज एब्सोल्युटली कोरिलेटेड टू योर बिजनेस. आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको हर तरीके से सोशल मीडिया, डोमेन, एडवर्टाइजमेंट्स, आप पे कोई केस ना कर दें, ये सारी चीज़ें आपको देख के आपको ग्रोथ और एक्सपेंशन में बहुत आसानी मिलती है, राइट? So I'll advise everyone, every startup, every small businesses to protect their mark immediately. Immediately करना चाहिए. Should not even wait to do that. ग्रेट. सो दैट वाज अ ग्रेट इंटरव्यू. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसका आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, एंड इट वाज वेरी सिंपल एंड इजी. एंड आफ्टर दिस वाचिंग दिस इंटरव्यू, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पीपल विल बी क्लियर कि ट्रेडमार्क होता क्या है, कितना वैल्यूएबल है. आप अपने बिजनेस में प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट उससे ज़्यादा सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क करना चाहिए, ताकि अगर प्रोडक्ट तो लेके आ गए, मे बी बहुत बिक रहा है, बट ट्रेडमार्क नहीं है तो फिर वही नाम आपके लिए बाद में एक बड़ा इशू हो सकता है. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, क्योंकि जो भी फाउंडर या जो भी बिजनेस शुरू करता है, वो सोचता है बड़ा सोच के बिजनेस शुरू करता है. तो उस जगह पे ऐसा ना हो कि आपने 10 साल बाद आपके नाम के पे ही जो है आपके ऊपर कोई लॉसूट लेके आ जाए. सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो थैंक यू फॉर गिविंग अस ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम. So thanks a lot, and we'll see you again on this series as well. Thank you, Ambrish. Thank you. Nice. Sure. Thank you.